सो टुडे अपने ये जो पोएम थी, कल मैंने आपको समरी तो समझा दी थी, लेकिन अब इसी पोएम की समरी के साथ में इसका मीनिंग पूरा वर्ड टू वर्ड भी अपने एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर समझाने, एंड देन आफ्टर अपने इसकी फिगर जो स्पीच को समझेंगे। राइट। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत करें अपने ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे एक आपका जिस तरह से डायलॉग्स होते हैं ना, इसी तरह से ये पोएम लिखी गई है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर वापस आ रही थी, मतलब कोचिन वापस आ रही थी। आई सो माई मदर बिसाइड मी, बिल्कुल बाजू में बैठी हुई उनकी मदर उनको दिखाई देती है। डोज, डोज का मतलब क्या है? USZE, इसका मतलब डोज यानी नींद में होना, और सो ही जाना, जो के मानना अलग चीज है। याद हो गया? मुंह खुला रख के सो गई है, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक। देखो एशन लाइक लिखा है ना, ये एशन लाइक मतलब ऐश के जैसे। और ऐश यानी राख जिसको बोलते हैं ना, वो कैसी सफेद होती है, इस तरह से इनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका है। दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी एक लाश की तरह से ऐसा। एंड रियलाइज विथ पेन, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ विथ पेन, यानी मतलब दुख इस बात का होता है कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। वो उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितनी वो अभी उसके बाजू में है, लेकिन मैंने इस बात को अपने नजरअंदाज करने की कोशिश की। बूढ़ी दिख रही थी मतलब कितनी बूढ़ी? मरी हुई, यानी जो इंसान मर जाए ना, तो मर जाने की एज तक ये पहुंच चुकी है, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही ये थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। किसके तरफ देखा इन्होंने? यंग ट्रीज की तरफ। स्प्रिंटिंग यानी भाग रहे थे। अब ट्रीज थोड़े भागते हैं, हमारे सामने पर्सोनिफिकेशन है। फिगर जो स्पीच देखो, कौन सी? ये पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग। फिर ऊपर एक और है, देखो, एशियन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, ये आपकी सिमिली, राइट। और ये एक और, एशियन लाइक कॉर्प्स यानी लाश। ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो ये स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज जैसे कि भाग रहे, तो इंसान की तरह से जिसको बताया जाए, इसको पर्सनिफिकेशन अपने बोलते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर ऑफ देयर होम्स, यानी वो बच्चे जो है ना, वो कहाँ से अपने घरों में से बाहर निकल रहे थे। स्पिलिंग आउट, मैंने कल आपको बताया था कि स्पिलिंग आउट बीन्स अपने बोलते हैं। बीन्स अपने निकालते हैं, तो उसको अपने स्पिलिंग आउट बीन्स बोलते हैं। यहाँ पे जैसे बच्चे घरों के अंदर से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, vein pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. यानी मतलब ये बताया गया यहाँ पे कि उसकी तरफ वापस देखा इन्होंने, जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक खत्म हो गया ना, तो उसके बाद में इन्होंने अपनी माँ की तरफ वापस दूसरी एक बार देखा। और उनको क्या पता चला? उनका चेहरा, कैसा चेहरा? वेन, फीका सा एकदम बिल्कुल, विंटर के मून की तरह से। देखो यहाँ पे भी ये सिमिली, एज अ लेट विंटर्स मून, सिमिली हुआ ना, एज यूज किया गया इसलिए। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही दुख उनके दिमाग में वापस आता है। कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, यानी बचपन का डर। किस बात का डर? इस बात का कि माँ से बिछड़ ना जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और उन्होंने लास्ट में सिर्फ इतना ही बोला, सी यू सून अम्मा। अब पता है आपको, ये एपोस्ट्रॉफी बोला जाता है। ये अम्मा लिखा है ना यहाँ पे, किसी को एड्रेस किया। फिगर जो स्पीच की बात कर रहा हूँ, किसी को एड्रेस करना। एड्रेस करना मतलब जो तुम्हारे, तुमको जवाब नहीं दे रहा है, अभी प्रेजेंट नहीं है, यानी कॉन्वर्सेशन जब चल रहा है तब,
उसकी प्रेजेंस आपको महसूस नहीं हो रही है, स्टिल यू आर कॉलिंग आउट समवन्स नेम। जैसे यहाँ पे अम्मा लिखा है, लेकिन अम्मा जवाब कहाँ दे रही सामने से, तो हमको उसका प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है। हमको बताया गया कि वो प्रेजेंट है, लेकिन उसका प्रेजेंस हमने पूरी पोएम के अंदर कोई जगह पे उसके द्वारा यानी राइटर के द्वारा हमने महसूस किया। अम्मा खुद कुछ नहीं बोल रही है, तो ये एपोस्ट्रोफी हुआ। इसको क्या बोलते हैं अपने फिगर्स ऑफ स्पीच में? एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। एंड आई डिड, ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखो 3 बार स्माइल रिपीट हुआ, रिपीटेशन, यानी मैंने कुछ नहीं बोला और मैं सिर्फ उनके सामने क्या, हंसती रही, बस इतना ही। राइट। तो ये पूरी पोएम जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे देखो कहाँ से शुरू होता है, इसमें कुछ और चीजें भी है। आपने एनाफोरा कभी सुना है? फिगर्स ऑफ स्पीच, कॉन्सोनेंस, एनाफोरा और एसोनेंस, 3 अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हर पोएम के अंदर आपको दिख जाएगी। एक एसोनेंस है, एक एनाफोरा, और थर्ड जो है ना वो तुम्हारी कौन सी, कॉन्सोनेंस। ये तीनों तीन जो है ना वो कोई भी पोएम के अंदर दिख जाएगा। अब कैसे पता चले? तो उसको मैं जब पोएम के अंदर आएगा, नेक्स्ट पोएम में आती है वो, तो उस टाइम पे मैं समझाऊंगा। इस पोएम के अंदर ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपको पोएम के साथ में समझा रहा हूँ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। अरे वो सब क्वेश्चन आंसर उसको पेम्पलेट्स नहीं, प्राइजेस नहीं लगे, कुछ भी नहीं। इसमें अपने क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? इस तरह का पेन उनको महसूस होता है। तो व्हेन द पोएट लुक्स एट हर मदर्स, so now what is the kind of pain and ache that the poet feels? तो when the poet looks at her mother's face closely, जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा closely, she discovers that she was aged and her end is near। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनका उनका एंड नियर, यानी मतलब वो मर जाने वाली है, यानी ऐसा। द फीलिंग ऑफ हर मदर being old, needing care and help pains the poet as there is no one to look after her। वो इसकी तरफ देखने वाला अभी नहीं है, ऐसा हमको सोचना है। लिसन, ये हमको सोचना है, बिकॉज देर इज नथिंग रिटन इन दिस पोएम अबाउट के उसके घर पे कौन था, मदर के घर पे शायद वो अकेली रहती थी, ऐसा सोच के हमको यहाँ पे ये लिखना है। शी फील्स दैट हर मदर कैन डाई एनी मोमेंट एंड दैट देन शी विल लूज हर फॉर एवर। उसकी माँ कभी भी मर सकती है और शायद वो उसको हमेशा के लिए खो दे। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर which was then timely but now will be forever resurfaces। यानी उनके दिमाग में यही ख्याल वापस आते हैं। रिसर्फेस होना यानी मतलब वही ख्याल जो बचपन में थे अब वापस उसके सामने आ जाते हैं। The poet feels the pain of her mother's old age and her helplessness towards her। और उनको क्या महसूस होता है? हेल्पलेसनेस जैसे फील होता है। She has the fear of separating from her mother forever। यानी हमेशा के लिए शायद बिछड़ ना जाए, ऐसा लगता है अपॉन हर डेथ, अगर वो मर जाएगी तो। अब देखो, why are the young trees described as sprinting? स्प्रिंटिंग क्यों बताया गया है? यहाँ पे हमने यंग ट्रीज को क्या करते हुए देखा है? पोएट पोएट को पर्सोनिफाई करते हुए देखा है। When looked at from the poet's moving car, यानी जब वो मूविंग कार से देख रहे हैं, they seem to be running past, यानी वो जैसे कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। अपने कार में बैठे हो और अगर कार आगे बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि हर चीज जैसे पीछे जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। द पोएट फाउंड इट टू बी स्ट्राइकिंग अपोजिट टू अवर मदर।
अब ये जो ट्रीज है वो बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाजू में बैठी हुई उसकी मदर बहुत ही इल यानी बीमार जैसी दिख रही है, और शायद उनके चेहरे के ऊपर उस तरह की झलक दिख रही है जैसे कि वो डेड बॉडी है। तो एक जगह पे डेड बॉडी जैसी उनकी मदर, और दूसरी जगह पे भागते हुए ट्रीज, ये दोनों का स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यहाँ पे ट्रीज को स्प्रिंटिंग ये वर्ड यूज करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। अब ये देखिए, why has the poet growth in the image of the merry children spilling out of their homes? merry children यानी खुशहाल बच्चे जो अपने घरों में से बाहर निकल रहे हैं, ये क्यों? The poet draws a comparison between what is traveling with her, उनके साथ में क्या ट्रैवल कर रहा है, तो उनके साथ में उनकी मदर ट्रैवल कर रही है, एंड व्हाट शी कैन सी आउटसाइड, लेकिन वो बाहर देख रही है बिल्कुल अलग सिनारियो। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बच्चे यानी क्या, नई लाइफ, और जो माँ है वो कैसी, बुढ़ापे का, उनके चेहरे के ऊपर जो झलक दिख रही है वो, हर मदर इज स्लीपिंग विथ माउथ ओपन लाइक अ डेड बॉडी, उसकी माँ ऐसे सोई हुई है जैसे कि डेड बॉडी, while outside she can see children जो कैसे है, फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरपूर, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म से भरपूर एकदम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। why has the mother been compared with the late winter's moon? मदर को क्यों लेट विंटर्स मून के साथ में कंपेयर किया गया है? जस्ट इज द लेट विंटर्स मून इज डल एंड लेक्स लस्टर, लस्टर यानी चमक, राइट, विंटर मून, वाई, फॉग के कारण ऐसा होता है। लेट विंटर मून क्यों ऐसा बोला जाता है? जब ठंडी में रात ढलने लगती है, सुबह फॉग आने लगता है, जब फॉग आता है तो विंटर का जो मून है, सुबह का जो मून है वो आपको थोड़ा डल दिखने लगेगा, उसकी चमक थोड़ी खो जाती है। सो इज हर मदर एट द एंड ऑफ हर, एट द एंड स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उसकी लाइफ खत्म होने को आई है, इसलिए शायद उसकी माँ के चेहरे के ऊपर से जो लस्टर यानी जो चमक है वो खो गई है। ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स ओवरशैडोड बाय द फॉग and mist in the sky. Similarly, her mother can get overshadowed by that at any time. यानी जैसे चांद कभी भी खो सकता है आकाश में से, वैसे ही ये माँ जो उनके बाजू में अभी बैठी हुई है जिंदा है, लेकिन वो कभी भी ये दुनिया से जा सकती है। बोथ ऑफ देम आर नियरिंग एन एंड, वन ऑफ सीजन, एक कैसा, तो सीजन खत्म होने के ऊपर, और दूसरी अपनी लाइफ खत्म होने के ऊपर, इसलिए दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अब देखें, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड्स यानी अलग होना, उनसे अलग होना। पोएट अपनी माँ से जब अलग होती है तब, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट शो हर पॉजिटिव एटीट्यूड, शी ओवरकम्स हर पेन एंड फियर, जो डर था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अश्योर्स हरसेल्फ, वो अपने आप को जैसे कि अश्योरेंस दे रही है। एंड हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन, सी यू सून, अम्मा का मतलब क्या हुआ, कि हम वापस मिलेंगे, तो ये अश्योरेंस हुआ ना एक तरह से कि हम वापस मिलेंगे। शी इज बीइंग वेरी ब्रेव, which is indicated by the use of repetition in the poem, smile and smile and smile। ये ब्रेवरी दिखा रही है, इस बात की ब्रेवरी कि वो अपने चेहरे पे ये झलकने नहीं दे रही कि उसके दिल में किस बात का डर है, तो वो अपनी माँ को वो डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, दैट्स व्हाई। तो ये इतने क्वेश्चंस थे जो इस पोएम के अंदर से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पोएम के जो पीछे लिखे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें से भी है और एक्स्ट्रा भी है कुछ इसमें। अब मैं आपको इसकी फिगर जो स्पीच बता रहा हूँ, देखिए। नाउ सी, ये देखिए, इसको रेटोरिकल डिवाइसेस बोला जाता है। लिटरेरी डिवाइस बोलो, रेटोरिकल डिवाइस बोलो, या फिगर जो स्पीच बोलो, सबका मीनिंग एक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो पोएम के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे लिखी गई है, देखो तीन अलग अलग, एक एपोस्ट्रोफी है, सिमिली दो बार आती है इसके अंदर, और पर्सनिफिकेशन एक बार आती है, और एपोस्ट्रोफी एक बार आती है। अपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही फिगर जो स्पीच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, राइट। अब देखो, इसमें सबसे पहले सिमिली कहाँ पे यूज किया गया है, तो द रेटोरिकल डिवाइस इज यूज व्हेन, ये सिमिली कब यूज किया जाता है,
एन ओवर्ट कंपैरिजन, ओवर्ट कंपैरिजन यानी सीधा लाइक के साथ में उसको कंपेयर किया जाए, लाइक एज उस तरह से उसको कंपेयर किया जाए ना तब। तो देखिए इसमें is used when an overt comparison is made between two different things, दो अलग अलग चीजों के साथ में कंपैरिजन किया गया हो। इस पोएम के अंदर द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ सिमिली ऑन टू इंस्टेंसेस, यानी दो जगह पे सिमिली को यूज किया गया है। इन लाइन 5 and 7 she 5 to 7 she compares her mother's face with that of a corpse। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7 देखो यहाँ पे लिखा है आई सो माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक। ये एशियन लाइक जो लिखा है ना दैट इज योर सिमिली, एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ में किया गया है, हर फेस उसको कॉर्प्स के साथ में कंपेयर किया गया है, और बीच में कंपैरिजन के लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया है, लाइक यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स सिमिली, राइट। अब देखें एंड यहाँ पे लिखा गया है कि कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद दैट ऑफ अ corpse एंड also uses the word like while making that comparison। In line 15 and 16 again she again compares her mother with the moon। मैंने ये भी आपको समझाया, देखे यहाँ पे as a late winter's moon, right। I looked again at her when pale as a late winter's moon। तो यहाँ पे as a late winter's moon यानी उसको मदर को लेट विंटर्स के मून के साथ में कंपेयर किया गया। तो ये दूसरी लाइन के अंदर यही चीज देखे अब 15 एंड 16 के अंदर। अब देखो पर्सनिफिकेशन कहाँ पे यूज किया गया, दिस रेटोरिकल डिवाइस। अब इसका मतलब क्या, पहले तो पर्सनिफिकेशन का, तो पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड टू बेस्ट ह्यूमन क्वालिटीज ऑन समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। जो कोई इंसानी क्वालिटी को, इंसान की क्वालिटी को इंसान के सिवा किसी जिंदा या तो मुर्दा चीज के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए तब हम इसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। इन दिस पोएम द पोएट यूजेस द डिवाइस ऑफ पर्सनिफिकेशन इन लाइन नंबर 12 विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज। देखे कहाँ पे यूज किया गया है, लाइन नंबर 12 के अंदर, दिस एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। यहाँ पे young trees sprinting, बस खाली इतना जो sprinting लिखा है जैसे कि ट्रीज भाग रहे हैं ऐसा बताया गया। सो दिस इज हाउ यहाँ पे फिगर जो स्पीच को यूज किया गया है सेकेंड वाली। अब ये वाला देखे she imagines the trees to be figures that are running alongside her car। अब लास्ट जैसे मैंने बोला था एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी किसको बोला जाता है, देखे पहले मीनिंग भी लिखा गया है इसके अंदर, मैंने जो ये बनाया है उसके अंदर पहले मीनिंग लिखा है कि जो फिगर जो स्पीच है उसका मीनिंग क्या होता है, और उसका इसके बाद में एक्सप्लेनेशन अपनी पोएम के साथ में कैसे होता है वो दिखाया गया। These rhetorical devices used when a poet addresses his or her poem to an absent audience, कोई absent audience को एड्रेस किया जा रहा है। In this poem the poet uses the device of apostrophe in line number 18 when she speaks directly to her mother addressing her as amma, even though we never see the mother replying to the poet। मैंने आगे भी आपको समझाया कि माँ कभी भी रिप्लाई करती हुई दिखाई नहीं दी है, सिर्फ हमको पोएट की नजर से देखना है एक ऐसे इंसान को कि जो इंसान वहां पे बैठा हुआ है और उसको लास्ट में वो जब डिपार्चर होता है दोनों का तो उस टाइम के ऊपर वो एड्रेस कर रही है। हम सिर्फ उसके जरिए से ही पता कर पाते हैं कि कैसा वहां पे इंसान है जिसका एग्जिस्टेंस हमको किसने बताया, पोएट ने बताया। सो दिस इज हाउ किसी को एड्रेस किया गया, तो यहाँ पे अपने एपोस्ट्रोफी इसको यूज करते हैं, राइट। तो एपोस्ट्रोफी इज लाइक दिस। अब देखो मैं आपको एपोस्ट्रोफी के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। कुछ एक आध फिगर जो स्पीच ऐसी होगी ना जो आपको पर्सोनिफिकेशन सब जानते हैं, सिमिली सब जानते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी जहाँ पे कुछ अलग फिगर जो स्पीच होगी ना तो उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ एपोस्ट्रोफी,
एड्रेस किया गया, ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। तो रोज को एड्रेस किया गया, किसी को भी एड्रेस किया, किसको बुलाया जाए। अब रोज हमने तो देखा नहीं ना, रोज यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है, समझे। तो यहाँ पे ये जो हमको दिखता नहीं है लेकिन उसको एड्रेस किया गया है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का एग्जांपल हो गया। सेकंड वाला देखिए, कार प्लीज गेट मी टू वर्क टुडे। अब कार से कौन बात करता है? अब ये पर्सोनिफिकेशन भी हो गया आपके, जैसे अपने कार से बात कर रहे हैं तो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। तो एक ही फिगर जो स्पीच आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर जो स्पीच भी हो सकती है। ओ ट्रीज हाउ मैजेस्टिक यू आर एज यू थ्रो डाउन योर गोल्डन लीव्स। अब ट्रीज को एड्रेस किया गया कि हाउ मैजेस्टिक यू आर, जैसे उससे बात की जाती है पर कैसी, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है ऐसी, हमारे लिए एग्जिस्टेंस में नहीं है, रीडर के लिए या तो लिसनर के लिए ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। फिर देखो, डियर लव प्लीज डोंट शूट मी विद योर क्यूपिड्स बो। डियर लव यानी लव पे एड्रेस करके बताया गया है। अब देखो ये लिटरेचर और सॉन्ग में से बताया गया है। कुछ एग्जांपल्स, फीट कॉमा, कॉमा आया इसका मतलब किसी को एड्रेस किया गया। फीट डोंट फेल मी नाउ, यानी पैर से बात कर रहे हैं कि अब मुझे फेल मत करना, इसका मतलब चलते रहो आगे। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी, यानी मुझे तुमको पकड़ने दो। डैगर का मतलब खंजर होता है, यानी खंजर से बात कर रहे हैं जैसे, तो खंजर को एड्रेस करके बोल रहे हैं। आई हैव दी नॉट येट आई सी दी स्टिल, मैकबेथ में है ये, यानी मैकबेथ के अंदर से ये सेंटेंस लिया गया है। शेक्सपियर आउट आउट डैम स्पॉट, आउट आउट, आउट दो है यहाँ पे, एक ही वर्ड को दो बार यूज करना भी आता है। जब जब आएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे। कभी भी इतना उठावल नहीं करनी है कि चलो एक साथ में सारी फिगर्स और स्पीच अपने सीख लेते हैं। अभी मैं तुमको देखो इसके अंदर आपको एनाफोरा भी बता रहा हूँ, इसके बाद तुरंत ही, ओ क्रिसमस ट्री, ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली आर योर ब्रांचेस। क्या बताया गया? ओ क्रिसमस ट्री, ओ क्रिसमस ट्री हाउ लवली आर योर ब्रांचेस। सिंपल, क्रिसमस ट्री को एड्रेस किया गया। एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सी, जो पोएम हमने सीखी थी राइम नर्सरी, उसके अंदर भी एक फिगर जो स्पीच ऐसी चीज है ना जो हर सेंटेंस में होती है। इट इज फाउंड इन एवरी सेंटेंस। अगर आप लिटरेरी डिवाइस की बात करो तो हर सेंटेंस के अंदर आपको मिलता है। देन कम स्वीट डेथ एंड रीड मी ऑफ दिस ग्रीफ एडवर्ड टू मार्लो। ये यहाँ पे देन कम स्वीट डेथ, स्वीट डेथ आ रही है, एंड रीड मी ऑफ दिस ग्रीफ। और यहाँ पे किसको एड्रेस करके, डेथ को एड्रेस करके बोला गया कि मुझे इस दुख में से निकालो। एड्रेस किसको किया गया? डेथ को एड्रेस करके बोला गया, राइट। अब मैं आपको एनाफोरा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए, एनाफोरा एग्जाम्पल्स में थोड़े थोड़ी एक नई फिगर जो स्पीच आपको सिखा रहा हूँ। एनाफोरा यूजेस द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और पैसेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। सेंटेंस की शुरुआत में, दो सेंटेंस के अंदर, दोनों सेंटेंस की शुरुआत में सेम वर्ड, तो एनाफोरा बोला जाता है। दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस की शुरुआत में सेम वर्ड। देखो ये वाला सेंटेंस देखो, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। तो यहाँ पे इन एवरी दो सेंटेंस में यूज किया। इन एवरी पहले वाले सेंटेंस में भी, दूसरे वाले, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, सेम वर्ड्स इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। दो अलग अलग लाइन में सेम वर्ड को रिपीट करना, यहाँ पे सेम वर्ड को रिपीट करना। देखो अभी इसके अंदर देखो ये तो देखो पूरी पोएम है जेनाफोरा के अंदर, सोनेट नंबर 66 बाय विलियम शेक्सपियर। एंड पूरी पोएम में यूज किया गया। एवरी टाइम जब भी एंड यूज किया गया है
उस टाइम पे ये एनाफोरा का एग्जांपल। बट रिमेंबर, ये फिगर जो स्पीच आपको 2 सेंटेंस में पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में पहला पहला वर्ड कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एनाफोरा हमेशा किसके अंदर पूछी जा सकती है? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अलग अलग सेंटेंस लिखे हो तो ही तुमको ये ब्रैकेट के अंदर, सॉरी नीचे ऑप्शन में दिया जाए कि एनाफोरा है कि नहीं, राइट? ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, आई रिमेम्बर अ पीस ऑफ ओल्ड वुड विच with termites running around all over it. If all over it, the termite men found under our front porch. I remember, again देखो दूसरे सेंटेंस में यूज किया गया, राइट? सिमिलरली ये नीचे वाला सेंटेंस देखे, from the memories of the bird that chanted to me, from your memories sad brother, from the fitful rising. फिर देखो फ्रॉम अंडर दैट, ये लो, हर बार जब कभी भी हमने देखा, हर बार क्या यूज हो रहा है? फ्रॉम यूज हो रहा है, एवरी टाइम फ्रॉम यूज हो रहा है यहाँ। और ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे WHO हु यूज हो रहा है हर सेंटेंस के अंदर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। पर रिमेंबर, बीच में आएगा, रिपीट होगा नहीं, वो आगे अपने सेंटेंस देगा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वो नहीं, वो बीच में आ रहा है। हमको कहाँ चाहिए? सेंटेंस की शुरुआत में चाहिए, और 2 कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस की शुरुआत में अपने को ये चाहिए। अगर ये दोनों सेंटेंस की शुरुआत में होता है ना, तो ही इसको अपने क्या बोलेंगे? एनाफोरा बोलेंगे, अदरवाइज। तो आज अपने 4 फिगर जो स्पीच के ऊपर कंसंट्रेशन किया। सबसे पहले अपने सिमिली देखा। सिमिली में कैसी कंपैरिजन होती है? ओवर्ट कंपैरिजन, यानी इसमें लाइक और एज आता है, लाइक और एज आता है। मैं भी आपको मेटाफर के साथ में उसको कंफ्यूज नहीं करवा रहा हूँ, मेटाफर और सिमिली को मैं आपको कंफ्यूज नहीं करवा रहा हूँ। अभी अपना कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? सिर्फ सिमिली के ऊपर। तो सिमिली में अपने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा? एशियन लाइक में देखा, और एज लेट विंटर्स मून, ये 2 जगह पे अपने सिमिली का यूज होते हुए देखा। फिर दूसरा आपने क्या देखा? पर्सोनिफिकेशन देखा। पर्सोनिफिकेशन का ट्रीज प्रिंटिंग के अंदर अपने देखा, ट्रीज प्रिंटिंग जो लिखा है वहां पे अपने देखा पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। आई नॉर्मली ऑब्जेक्ट, यानी मुझे इससे बहुत ऐसा अपोजिशन है इस बात से कि बार बार लोग है ना एलिट्रेशन और रिपीटेशन यूज कर करते हैं। दे आर नॉट टू बी यूज्ड, क्योंकि एलिट्रेशन तो ऐसी चीज है ना कि अगर टी 2 बार लिखोगे तो भी आ जाएगा, टू दिस तो भी एलिट्रेशन हो गया। तो एलिट्रेशन ढूंढना ही नहीं है अपने को। एलिट्रेशन में पहला अल्फाबेट सेम होता है, वर्ड का अल्फाबेट सेम होता है, इसीलिए मैं आपको एलिट्रेशन की तरफ देखने को भी मना कर रहा हूँ। आपको एलिट्रेशन देखना ही नहीं है कोई भी सेंटेंस के अंदर, यानी कोई भी जगह पे आपको देखना नहीं है। वो तो अपना लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कुछ ना दिखे तो एलिट्रेशन, कुछ समझ में ना आए तो लास्ट में एलिट्रेशन और रिपीटेशन के ऊपर देखेंगे। पर जब तक अगर बाकी सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है तो अपने बाकी सारी फिगर्स और स्पीच को ही अपने कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसी के ऊपर, राइट? तो पहले आपने क्या देखा? सिमिली, जिसमें 2 अलग अलग जगह पे देखा, फिर पर्सोनिफिकेशन, और थर्ड वाला था एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी में अपने किसको एड्रेस करके देखा? यहाँ पे अम्मा लिखा है वो, राइट? और एपोस्ट्रोफी कब यूज होता है? जब किसी को एड्रेस किया जाए, किसी को जिंदा या तो मुर्दा कोई भी चीज को एड्रेस किया जाए और उससे बात की जाए, और हम उससे बात करके जैसे कि रीडर को या तो लिसनर को अपने बता रहे हैं उस चीज के बारे में, जैसे कि बता रहे हैं उस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। और कॉमा आना उसके अंदर कंपलसरी होना चाहिए, बीच में कॉमा का होना कंपलसरी, दैट इज अपोस्ट्रोफी। एंड लास्ट में अपने देखा एनाफोरा। एनाफोरा कब यूज होता है? 2 कंसेक्यूटिव सेंटेंस में पहले पहले वर्ड दोनों सेम, तो इसको एनाफोरा बोला। सो एनाफोरा, एनाफोरा पोएम के अंदर काफी डिफिकल्ट है अपने लिए, सेकंड और थर्ड पोएम में है मेरे ख्याल से। सेकंड या तो थर्ड पोएम में है, मैंने देखी है। ये रहा, देखो, रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट द टंग्स एंड रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो रन रन 2 बार आया ना, दिस इज एनाफोरा, सिंपल। और देखो थर्ड पोएम के अंदर भी मैंने देखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 12th की तो टेक्स्ट बुक ऐसी है ना कि ऑलमोस्ट हर पेज के ऊपर कहाँ पे कौन सी फिगर जो स्पीच है ये भी जबानी याद हो गई है, इतनी बार मैंने इस साल कराया है, करंट ईयर। देखो ये रहा, लेट्स लेस 2 बार आता है, बट दिस इज नॉट एनाफ। देखो वी विल और वी विल यहाँ पे 2 बार है, पर दूसरा दूसरा वर्ड है,
दूसरा वर्ड नहीं, पहला वर्ड होना चाहिए, राइट। बस ये एक ही जगह पे, आई थिंक सो, यस एक ही जगह पे। और ये भी है ना, देखो इसको भी एनाफोरा नहीं बोल सकते। ये वाला देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड 2 बार आया पर एक लाइन छोड़ के आया है, तो दिस इज नॉट एनाफोरा। ये एनाफोरा नहीं होता इसके अंदर, राइट। तो एनाफोरा के लिए अपने क्या चाहिए, एनाफोरा ऑलवेज इट विल बी द फर्स्ट वर्ड ऑफ 2 consecutive sentences। तो 4 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके माइंड में अभी क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, लाइक दिस 6 मार्क्स का वेटेज है माइंड में, इसका टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है, यानी आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर 6 मार्क की फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है। 4 तो आपकी पोएम के अंदर से पूछी जाएगी और 2 इंटरनली पूछी जाती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इडियम्स और फ्रेजेस जो 4 मार्क्स के आते हैं, और ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो 6 मार्क्स के आते हैं, ये 2 चीजों के ऊपर 10 में से 10 लाने की कोशिश करनी है। तो ग्रामर में तुम्हारे बाकी के सी सेक्शन के अंदर मेरी गारंटी है 20 में से 20 ला के दिखाऊंगा, 20 में से 20, दिस इज माई गारंटी। आपको जितना ग्रामर जब जब भी मैं सिखाऊं ना उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करिएगा, तो आपको कभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आज अपने देखो मीटिंग एंड करते, मुझे लगा था कि शायद दूसरी बार भी करना पड़ेगा, बट 4 फिगर जो स्पीच कंप्लीट हो गई है। अब मैं कल आपको गुजराती का लेसन समझाऊँ। टुमारो आई स्टार्ट गुजराती, और गुजराती में मैं 14th लेसन स्टार्ट करूंगा, माय फेवरेट, 4 9 14th लेसन ईश्वर पेटलीकर, राइट। अब ये खत्म हुआ ने, ये गुजराती का लेसन आपको 2 दिन चलेगा, थोड़ा लंबा लेसन है वो, तो 2 दिन चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अपने वापस इंग्लिश के ऊपर आएंगे। टोटल 4 अपने को कंप्लीट करने इंग्लिश में, 2 प्रोज 2 पोएट्री, 2 प्रोज और 2 पोएट्री। उसके बाद में आपकी टेस्ट होगी, पर आपकी स्कूल की सारी एग्जाम्स खत्म हो जाएगी उसके बाद में। और मैं भी आपको डिक्लेयर कर देता हूँ कि 30 अप्रैल आपका लास्ट डे होगा प्री सेशन का। उसके बाद में आपको ईद बाद आना है सीधा, डायरेक्ट दोनों क्लास के अंदर छुट्टी है, मेरे क्लास में भी और एजाज सर के क्लास में। यानी 1 मई से लेके ईद तक आपको नहीं आना है, कोई भी, या ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई भी चीज करना है, राइट। और दूसरी बात, आप जो लोग भी अभी ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सैटरडे और संडे को मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा। जिनको आना है फोन करके आप मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, वाड़ी में आजमल रोड पे कोई भी जगह, राइट। तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, याद रखो छोटी प्रॉब्लम शुरुआत में होती है, बाद में बड़ी हो जाती है। इसीलिए बोलता हूँ पूरे वीक में जो कुछ भी समझ में ना आए सैटरडे संडे आपको मिलेंगे। हर सैटरडे संडे को आपको यही काम करना है, आपके सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर करना, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ इसको मैं।